नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। फुटबॉल प्लेयर ने शादीशुदा प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, दोस्त सहित गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के थाना भोजपुरी में एक फुटबॉल प्लेयर ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए दोस्त के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया है और शव को जंगल में फेंक दिया। इस मामले का पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश ने मीडिया से बात करते हुए मामले की जानकारी दी। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश ने बताया कि यह मामला जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव का है। भोजपुर थाने को 25 दिसंबर को सूचना मिली थी कि सड़क के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और छानबीन शुरू की गई थी। ओछी राजनीति। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करके उनका अपमान किया है। कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह सस्ते राजनीतिक दांव है, लगाने का समय नहीं है। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। सलमान खान से शादी के कार्ड छप गए थे। इंडियन आइडल के मंच पर पहली बार पूछे गए सवाल पर संगीता बिजलानी ने दिया रिएक्शन। सलमान खान के रिलेशनशिप्स के बारे में हर कोई जानता है। जहां ऐश्वर्या राय और सोमी अली जैसी एक्ट्रेसेस के साथ उसका रिश्ता रहा, तो वहीं एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के साथ एक्टर की शादी की खबरें खूब चर्चा में आई। कहा गया कि दोनों के शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई। लेकिन इस सिंगिंग रियलिटी शो में एक कंटेस्टेंट ने बतौर गेस्ट पहुंची संगीता बिजलानी से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कंफर्म किया कि शादी के कार्ड छप जाने के बाद उन्होंने शादी तोड़ दी। इसका प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सलमान खान और संगीता बिजलानी ने 1986 में डेटिंग करना शुरू किया था, जिसके कुछ साल बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। शादी 27 मई 1994 में होनी थी, लेकिन वेडिंग कार्ड छप गए थे। लेकिन सलमान खान की बेवफाई के चलते शादी टूट गई। कहा गया कि एक्ट्रेस सोमी अली से अफेयर के चलते रिश्ता टूट गया। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि सलमान को सोमी के साथ संगीता के रूम में देख लिया था। इतना ही नहीं, सोमी अली ने बाद में जून को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब संगीता उनके घर आई तो उन्होंने लगा कि सलमान के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन सलमान ने संगीता से करीब 10 मिनट तक बात की और फिर सोमी को बताया कि उन्होंने संगीता से ब्रेकअप कर लिया है। हालांकि बाद में उन्होंने खुलासा किया कि सलमान और संगीता के बीच ब्रेकअप के सालों बाद उन्होंने संगीता से दिल से माफी मांगी थी। धर्म के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी देश की संवैधानिक एकता के लिए बड़ी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी का बढ़ता इस्तेमाल संवैधानिक आदर्श बंधुत्व के साथ साथ देश में एकता की भावना के लिए बड़ी चुनौती है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा गुजरात के खेड़ा जिले के वडताल में वकीलों के संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बंधुत्व संविधान की भावना विषय पर सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनेताओं द्वारा वोट के लिए पहचान की राजनीति का इस्तेमाल सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकता है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि विभाजनकारी विचारधाराएं बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय भाईचारे की भावना के लिए बड़े खतरे हैं तथा भाईचारे को बनाए रखना आम नागरिकों को, संस्थाओं और नेताओं को साझा जिम्मेदारी है। बिहार के पटना में बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा। प्रशांत किशोर भी पहुंचे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान के बाहर आज सुबह से कई छात्र एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा कराए जाने को लेकर यहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वजह से यहां हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं, यहाँ छात्र जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए उनके बीच पहुंच गए हैं। बता दें कि बीते 11 दिनों से पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आज दोपहर 12 बजे स्टूडेंट पार्लियामेंट का भी आयोजन करने की बात कही थी।
और अब वह खुद अभ्यर्थियों के बीच मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस साल की आखिरी मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने मन की बात के 170वें संबोधन में संविधान को देश का पथ प्रदर्शक बताया। पीएम मोदी ने महाकुंभ की भव्यता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपे हैं वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट और मार्गदर्शक है। संविधान की वजह से ही आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। डेलॉयट का अनुमान FY25 में 6.5 से 6.8% की दर से बढ़ेगी भारतीय GDP। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। मजबूत घरेलू मांग से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लौटेगी और चालू वित्त वर्ष में भारतीय GDP 6.5 से 6.8% की दर से बढ़ेगी। वहीं अगले वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कुछ अधिक यानी 6.7 से 7.3% के बीच रहेगी। डेलॉयट इंडिया ने यह अनुमान लगाया है कि डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में वृद्धि दर अनुमान में कम रही, क्योंकि चुनाव को लेकर अनिश्चितताओं के बाद भारी बारिश और भू राजनीतिक घटनाक्रमों में घरेलू मांग और निर्यात प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत काफी जुझारू क्षमता दिखा रहा है। इनमें उपभोग का रुख या सेवाओं की वृद्धि, निर्यात के उच्च मूल्य वाले विनिर्माण की बढ़ती हिस्सेदारी और पूंजी बाजार शामिल है। संभल में मकान के नीचे मिली बावड़ी की दीवार, सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई जारी, बुलडोजर भी मंगवाए। संभल के चंदौसी में मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए रविवार को 9वें दिन भी खुदाई का सिलसिला जारी है। रविवार को प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर मंगवाया है। इससे पहले जहां बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई की गई, तो वहीं एक मकान के नीचे बावड़ी की दीवार मिली है। अब मकान को लेकर प्रशासन मंथन कर रहा है। उधर पूरे परिसर की साफ सफाई तेज गति से जारी है। इससे पहले शनिवार सुबह करीब 10 बजे नगर पालिका की सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह टीम व PAC मोहल्ला लक्ष्मणगंज पहुंची। EO कृष्ण कुमार सोनकर भी मौके पर पहुंचे। खुदाई के लिए मजदूरों की 3 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम को ऊपरी मंजिल के गलियारों से मिट्टी निकालने में लगाया गया है, जबकि दूसरी को सड़क की ओर बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई कार्य में लगाया गया। बोरवेल में गिरे सुमित की गई जान, 16 घंटे तक चला रेस्क्यू, डॉक्टर ने बताई मौत की ये वजह। मध्य प्रदेश के गुना के बोरवेल में गिरने वाले के बाद 10 साल के मासूम सुमित की मौत हो गई। 28 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरे बच्चे को 29 दिसंबर की सुबह कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 16 घंटे बाद रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल की ओर ले भागा गया, लेकिन उसकी इस घटना में मौत हो गई। बोरवेल में गिरे सुमित की रेस्क्यू पर उसे पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने 10 साल के मासूम की मौत की वजह साफ की। डॉक्टरों के मुताबिक मासूम सुमित की अधिक ठंड के चलते अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से उसकी मौत हो गई। एकता का महाकुंभ, समाज से नफरत और विभाजन खत्म करने का संकल्प लेकर लौटे पीएम मोदी की श्रद्धालुओं से अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी लोगों को जानकारी दी और संकल्प दिलाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि जब हम कुंभ में भाग लें तो समाज में विभाजन और नफरत की भावना को खत्म करने का संकल्प लेकर लौटे। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस समय संगम तट पर भव्य तैयारियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से वहां चल रही तैयारियां देखकर खुश हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। महाकुंभ की विशेषता इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में है। मथुरा में बड़ा सड़क हादसा, कैंटर ने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, 3 की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित छाता शुगर मिल के सामने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से कैंटर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक, परिचालक और कैंटर के चालक की मौत हो गई, जबकि कैंटर का परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतकों के शवों को
पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दे दी है। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार त्यागी ने बताया कि रविवार की सुबह 6 बजे करीब छाता शुगर मिल के सामने मथुरा की ओर रहे ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से कैंटर चालक ने टक्कर मार दी। संवेदनहीनता, प्लेटफॉर्म पर लेटे यात्रियों की आधी रात डाला पानी, सर्दी में पानी पड़ते ही सहम उठे बच्चे और बुजुर्ग। राजधानी लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 व 9 पर ट्रेन के इंतजार में सो रहे यात्रियों की सफाई कर्मियों ने सर्दी में पानी डालकर जगाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों ने सफाई कर्मियों को फटकारा है, दोबारा ऐसी हरकत न होने की हिदायत दी है। सोशल मीडिया एक्स पर राजू यादव ने DRM सचिंद्र मोहन शर्मा को वीडियो शेयर किया। इसमें सफाई कर्मी प्लेटफॉर्म धुलने के लिए सो रहे यात्रियों पर पानी डालकर जगा रहे हैं। जिन यात्रियों पर पानी डाला गया है उनमें बच्चे भी शामिल हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि दिन में भीड़ होती है, इसलिए रात में प्लेटफॉर्म की धुलाई व सफाई का काम किया जाता है। फरार चल रही शाइस्ता ने कई महीने तक दिल्ली में बनाया था ठिकाना, अतीक के करीबी ने किया खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही 50,000 की इनामी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कई महीने तक दिल्ली में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। पुलिस और STF की कई टीमें उसको कई राज्यों में खोज रही थी, लेकिन शाइस्ता दिल्ली में छिपी थी। इसका खुलासा गत दिनों पुलिस के हत्थे चढ़े माफिया अतीक अहमद के भांजे जका ने पुलिस को पूछताछ में बताया। इसके बाद पुलिस की टीमों ने दिल्ली में माफिया की पत्नी की खोजबीन शुरू कर दी है। माफिया अतीक के भांजे जका ने पुलिस को बताया कि 7 महीने पहले उसने शाइस्ता परवीन से दिल्ली स्टेशन पर मुलाकात की थी। इसके बाद वह कहां गई इसका नहीं पता। पुलिस सूत्रों की माने तो फरार चल रही शाइस्ता काफी समय से दिल्ली में स्टेशन के पास ही अपना ठिकाना बनाकर रह रही थी। वह अतीक के करीबियों से मुलाकात भी कर रही थी। पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई है। एक रोटी की वजह से टूट गई शादी, पूरा मामला जानकर आपका दिमाग भी चकरा जाए। चंदौली के हमीदपुर गांव में एक दूल्हे की हरकत ने लोगों को भला बुरा बोलने पर मजबूर कर दिया। दरअसल खुशी के मौके के बीच महज रोटी मिलने में देरी होने पर दूल्हे ने निकाह से इनकार कर दिया। दूल्हे की इस हरकत से दुल्हन का दिल तो टूटा ही, साथ ही लोगों का गुस्सा उफान मारने लगा। जहां दुल्हन शादी की जगह पर दूल्हे का इंतजार करती रह गई, वहीं दूल्हा महज एक रोटी के चक्कर में बारात वापस ले जाने को तैयार था। हद तो तब हो गई जब कथित तौर पर दूल्हे ने कुछ ही समय के बाद किसी और से शादी कर ली। महज एक रोटी के चक्कर में शादी से इनकार करने और फिर तत्काल कहीं और शादी करने पर दूल्हा लोगों के गुस्से का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को होने वाली यह शादी 7 महीने पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन एक रोटी के चक्कर में सारे सपने टूट गए। बताया जा रहा है कि जब दूल्हा राजा बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पहुंचे तो लड़की के घर वालों ने बड़े ही धूमधाम और जोश के साथ बारातियों का स्वागत किया। इस बीच रात को खाने के वक्त जब रोटी परोसने में जरा देरी हो गई तो बाराती फैल गए और दूल्हे ने बड़े टसन के साथ शादी तोड़ने का मन बना लिया। प्रवासी मतदाताओं ने नहीं दिखाया लोकसभा चुनाव में उत्साह, चुनाव आयोग के आंकड़ों ने चौंका दिया। प्रवासी मतदाताओं ने दिखाया लोकसभा चुनाव में उत्साह, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव आयोग के आंकड़ों ने लोगों को चौंका दिया है। आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में प्रवासी मतदाताओं के रूप में 1,19,374 लोग पंजीकृत हुए, जिनमें केरल में सबसे अधिक 89,839 पंजीकृत हुए। हालांकि साल 2019 में प्रवासी मतदाताओं के रूप में केरल में 99,844 लोग पंजीकृत हुए थे। चुनाव आयोग के अनुसार इस साल हुए लोकसभा चुनाव में केवल 2,958 प्रवासी मतदाता भारत आए। इनमें से अकेले केरल में 2,670 मतदाता थे। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई बड़े राज्यों में प्रवासी मतदाताओं ने मतदान किया ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में लोकसभा चुनाव में 885 प्रवासी मतदाता वोट देने आए। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति रही, जहां 5,097 NRI मतदाताओं में से केवल 17 ने ही मतदान किया। मेलबर्न में सिर्फ एक बार चेज हुआ 300 प्लस रन का लक्ष्य, क्या 5वें दिन भारत रचेगा इतिहास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न में खेला जा रहा है। इस बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट गंवाकर 228 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर उनके पास 105 रन की बढ़त थी। ऐसे में टीम की कुल बढ़त 333 रन की हो चुकी है। अब तक मेलबर्न में सिर्फ एक बार 300 से ज्यादा रन के लक्ष्य को
सफलतापूर्वक चेज किया गया है। अब भारत को मेलबर्न में इतिहास भी रचना होगा और इस मैदान पर सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मेलबर्न में टेस्ट में सबसे सफल चेज 332 रन का था, जो इंग्लैंड ने 1928 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। 300 रन के ऊपर के लक्ष्य को बस इसी मैच में सफलतापूर्वक पीछा किया गया था। सोमवार को 98 ओवर का खेल होगा। यह देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया शुरुआती सत्र में ऑस्ट्रेलियाई पारी समेट पाती है या नहीं। कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत। उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। इस बार नए साल में सर्दी का सितम सताएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने नए साल में उत्तर भारत की शीतलहर, बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि 30 दिसंबर को से 2 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर चलने की संभावना है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भी शीतलहर की स्थिति बनी रही है। मौसम विभाग ने कहा कि 29 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट आएगी। आईएमडी के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि यूपी में रविवार से मौसम साफ होगा और अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक की गिरावट आएगी। हालांकि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। स्कूल में मोबाइल पर अश्लील फिल्म देख रहा था शिक्षक, पोल खुली तो छात्र को बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के झांसी में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को एक अध्यापक द्वारा बेदर्दी से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्र ने अध्यापक को मोबाइल पर अश्लील फिल्म देखते देख लिया था, जिससे नाराज होकर अध्यापक ने बच्चे को बेदर्दी से पीटा। बच्चे के पिता ने इसकी शिकायत थाने की पुलिस से की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह मामला जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र के डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल की दूसरी कक्षा का मामला है। छात्रा के पिता ने बताया कि उनका बेटा स्कूल गया हुआ था। स्कूल के अध्यापक कुलदीप यादव कक्षा में अपने मोबाइल पर अश्लील फिल्म देख रहे थे, जिसे देखकर बच्चे कक्षा में वापस से बात करने और हंसने लगे। इससे नाराज शिक्षक कुलदीप यादव ने उनके बेटे को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि छात्र के बाल पकड़कर और उसके सिर को दीवार में मारा गया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मारपीट के कारण छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। छात्र ने घर पर आकर इस घटना की जानकारी अपने परिवार को दी, जिसके बाद बच्चे के पिता उसे लेकर थाने पहुंचे। किशोर कुणाल की बहू एनडीए सांसद, समझी नीतीश सरकार में मंत्री बेटे सयान कुणाल क्या करते हैं। महावीर मंदिर न्यास की सचिव व पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर उनके परिवार में शोक की लहर है। इकलौते बेटे सायन कुणाल और बहू सांभवी चौधरी का रो रो कर बुरा हाल है। आवास पर परिजन और आचार्य के चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। हाजीपुर कोनहरा घाट पर कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले महावीर स्थान से लेकर महावीर कैंसर संस्थान और अन्य संस्थाओं से होते हुए उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। इधर आचार्य के निधन के बाद कई लोग पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के बारे में जानना चाह रहे हैं। दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल एक उद्यमी, समाजसेवी और लेखक हैं। वर्तमान में बिहार के बड़े स्कूलों में से एक ज्ञान निकेतन के डायरेक्टर है। उनका जन्म 18 अगस्त 1996 को हुआ था। 2019 में जब पटना में जल जमाव हुआ था और लोग परेशान हो गए थे, तो उस वक्त सायन कुणाल काफी चर्चा में आए थे। उन्होंने पटना वासियों की काफी मदद की थी, जिसकी चर्चा काफी दिनों तक थी। यही नहीं, कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और लोगों की मदद की। सायन कुणाल ने ज्ञान निकेतन से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद 2019 में बीबीए LLB की। जेजू एयर के सीईओ ने हादसे के लिए मांगी माफी। 179 लोगों के मारे जाने की आशंका। दक्षिण कोरिया में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर एयरलाइन जेजू एयर के सीईओ ने माफी मांगी है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह माफी पोस्ट की गई है। जेजू एयर के सीईओ किम ई बे ने मुआन हाईवे हवाई अड्डे पर हुई दुर्घटना के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हम भी संबंधित सरकारी एजेंसी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। किम ई बे ने माफीनामे में लिखा है कि सबसे पहले हम उन सभी लोगों से माफी मांगते हैं जिन्होंने जेजू एयर पर भरोसा किया। 29 दिसंबर को हुए लगभग 9:03 पर बैंकॉक से मुआन जाने वाले फ्लाइट 7C2216 में मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय आग लग गई। हम इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।
और माफी मांगते हैं। दुर्घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कारण चाहे जो भी हो, सीईओ के रूप में मैं इस घटना के लिए गहरी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। जेजू एयर पर इस दुर्घटना को तुरंत संभालने और उसमें सवार लोगों के परिवारों का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हम सरकार के साथ मिलकर दुर्घटना के कारण का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी क्षमा याचना करते हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।